strong nuclear force, the fourth one. Yesterday we discussed up to your electromagnetic force, which is your third force. Okay, right? Okay. So today we will talk about strong nuclear force. So there are some points which need to be discussed. Like it is a short range force. I mean, it is not like your gravitational force and electromagnetic force actually, because both gravitational force and electromagnetic force are long range force. They last up to infinity. But this is it has got a range actually, and that range is your Fermi. See, here I have written one Fermi. One Fermi means it is around 10 to the power minus 15 meter. So when two subatomic particle means which are very smaller than even atom. So which are the subatomic particles? You know, electron, proton, neutron. But this strong nuclear force does not relate with electron. Basically, it is related with proton and neutron. You can say that when two protons come closer to each other, when two protons come closer to each other, then there will be a force which is called as strong nuclear force. Why it is called a nuclear force? Because the thing is happening inside the nucleus. Proton, the position of proton is inside the nucleus. That is why the name is like that, strong nuclear force, and it will only act when two protons will come in a very short range distance, and that is your 10 to the power minus 15 meter around now. It is a rough data. ओके, सो वी से रफली कि अगर दो प्रोटॉन मान लो कि वन फर्मी के बीच अंदर आ जाता है तो उनके बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग जाता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो ये सब तो हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं. ये सब जाके तुम्हारा सेकंड ईयर में डिस्कस होगा. अभी के लिए सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन. हाँ, इसका ऑर्डर थोड़ा देख लेते हैं. ये करीब करीब तुम्हारा 10 टू द पावर 30 टाइम्स 10 to the power 30 times greater than gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, ये करीब करीब 10 to the power 38 टाइम्स उससे बड़ा है, और तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे करीब करीब 10 to the power 2 टाइम्स बड़ा है. ये थोड़ा याद रखना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 36 और 37 टाइम्स बड़ा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तुम्हारा ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये 10 to the power 2 टाइम्स बड़ा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 30 टाइम्स बड़ा है. तो उसका फाइनल ऑर्डर तुम लोग कुछ ऐसा याद कर सकते हो, जैसे कि मान लो तुम लोग ग्रेविटेशन यहाँ पे ऐसे लिख लो. ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, देन ये हो गया तुम्हारा वीक फोर्स. ओके, ये हो गया तुम्हारा लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स. तो उसका ऑर्डर मान लो, इसको 0 मान लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 to the power 11. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा करीब तुम्हारा 10 to the power 36, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 10 to the power 30. इसका रेशियो कुछ ऐसे याद कर लो, बस हो जाएगा. अगर तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को बेस मानते हो तो इससे वीक फोर्स 10 to the power 11 टाइम्स बड़ा है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 to the power 20 टाइम्स बड़ा है, इससे न्यूक्लियर फोर्स करीब करीब 10 to the power 30 टाइम्स बड़ा है. कुछ बुक में 10 to the power 37 भी ये दे देता है, इसलिए मैं पिछले लेक्चर में इसको 10 to the power 37 भी बोला था. और कुछ बुक में ये 10 to the power 36 दिया जाता है, ये 10 to the power 38 दिया जाता है. तो रफली ये डेटा तुम याद कर सकते हो. ओके, चलो यहाँ पे खत्म हो रहा है तुम्हारा बेसिक नेचर ऑफ फोर्स. ये जो 4 फोर्स हम कल डिस्कशन किए थे, आज ये खत्म हो गया. फिर चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो.
जो कि ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जनरल क्लासिफिकेशन। इसको मैं दो टाइप में डिवाइड कर लेता हूं। एक है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में तुम्हारा आएगा टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड चौथा वाला है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स। वेयर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में वैसे तो है बहुत सारा। चलो कुछ एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। ये तो तुम्हारा हम फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है। लेकिन ये वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम जाके सेकंड ईयर में तुम्हारा पढ़ेंगे। ओके। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मेनली ये चार फोर्स हम डिस्कशन करेंगे, तो इसको थोड़ा याद कर लो। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स। सो न्यूटन के जो 3 लॉ है उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल्स हमें टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स के ऊपर करना है। ओके। तो मान के चलो कि हमें ये चैप्टर में सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स ही पढ़ना है और वो सब के लिए सेपरेट चैप्टर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। चलो टेंशन से शुरू करते हैं। टेंशन हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्ट्रिंग पे लगेगा। कोई भी थिन रॉड होगा उस पे लगेगा, रोप होगा उस पे लगेगा। और ये जो टेंशन है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इफ स्ट्रिंग डज नॉट चेंज। ये थोड़ा तुम्हें याद रखना है। स्ट्रिंग पता है ना, स्ट्रिंग का मतलब क्या है? जो धागा है, तो धागा होता है ना, धागा, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। सो मेनली हमें ज्यादातर प्रॉब्लम स्ट्रिंग के ऊपर करना है। कभी कभी हम थिन रॉड भी करेंगे, रोप भी करेंगे। सो इसमें ये एक पॉइंट ध्यान देना है तुम्हें कि कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम प्रॉब्लम में डील करते हैं, उसके ऊपर जो टेंशन लगता है वो टेंशन फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब तक अगर तुम्हारा स्ट्रिंग ही नहीं चेंज हो रहा है। एक बार तुम्हारा स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। सो यहां पे एक पॉइंट मैं ऐड कर लेता हूं। इफ योर स्ट्रिंग चेंजेस, इफ योर स्ट्रिंग चेंजेस, then tension also चलो इसे नोट कर लो, फिर मैं ड्राइंग बना के दिखाता हूं कैसे टेंशन ड्रॉ करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।
देखो टेंशन कैसे ड्रॉ किया जाता है। मान लो यह एक स्ट्रिंग है और इसमें एक मास बंधा हुआ है, तो डेफिनेटली ये मास को अर्थ तुम्हारा कुछ फोर्स से खींचेगा और वो फोर्स को हम बोलते हैं वेट। और आज की डेट में सबको पता है कि ये जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा m इंटू जी। और ये g जो है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये तुम्हें काइनेमेटिक में ऑलरेडी बता गया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक वैल्यू है जो कि करीब करीब हम मान लेते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कभी कभी हम 10 भी ले लेते हैं, राइट। अच्छा, ये वाला जो चीज है ना, इसको भी बोलते हैं स्ट्रिंग ना, मतलब एक धागा। चलो यहाँ पे मान लो कोई छत है, यहाँ पे एक धागा ऐसा लीन होके है और उसके ऊपर एक मास बंधा हुआ है, तो अगर ये मास को तुम्हारा अर्थ mg फोर्स से खींच रहा है, तो अभी हमें मानना पड़ेगा कि स्ट्रिंग के ऊपर तुम्हारा टेंशन आ गया है, मतलब फोर्स आ गया है, एक कांटेक्ट फोर्स आ गया है। और ये जो टेंशन होता है ना, ये हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जाके तुम्हें लगेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब धागा को कहां कहां टच हुआ है। देखो ये वाला स्ट्रिंग एक बार ये पॉइंट में ये मास को जुड़ रहा है और दूसरा ये पॉइंट से ये छत को जुड़ रहा है, तो तुम्हारा ट्रिक क्या बनेगा, देखो तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जाओ और वहां से दूर एक एरो मार्क बना दे, फिर से दूसरा वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जाओ और इससे छोड़ के मतलब दूर भागता हुआ एक एरो मार्क। अभी ये वाला है जो, इसको हम बोलते हैं टेंशन ड्रॉ करने का मेथड। ओके, इसको हम लिखेंगे टी। देखो ये पूरा एक ही धागा है, मतलब स्ट्रिंग चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो टेंशन और यहाँ पे भी जो टेंशन वो दोनों सेम ही है। इसीलिए मैं पहले से बोल दिया कि अगर तुम्हारा स्ट्रिंग नहीं चेंज हो रहा है तो तुम्हारा टेंशन भी नहीं चेंज होगा। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, सो पूरे स्ट्रिंग में लगने वाला जो टेंशन है उसको हम फिजिक्स में टी सिंबल से डिनोट करेंगे। तो तुम्हें टेंशन का ड्राइंग कैसे बनाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जाओ और वहां से दूर बनाओ, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ओके, चलो 3-4 उसका एग्जांपल कर लेते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लो। चलो इसको थोड़ा नोट कर लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 2-3 एग्जांपल इसका देख लेते हैं टेंशन कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, एक बहुत सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। हमारे सिलेबस में तुम्हारा जो स्ट्रिंग होगा वो होगा मासलेस, मतलब स्ट्रिंग का तो कुछ मास होगा लेकिन हम उसे काउंट में नहीं लेंगे प्रॉब्लम डील करने के बाद। तो हमारा सिलेबस में जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है और हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि स्ट्रिंग का कोई मास ही नहीं। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मास ऐसा है और दो तरफ से बंधा हुआ है। अभी कोई पूछ लेगा यहाँ पे टेंशन ड्रॉ करो, देखो कैसे टेंशन ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे देखो मैंने दो टेंशन ले लिया, एक ले लिया T1, दूसरा ले लिया T2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रिंग है लेकिन एक ही मास से बंधा हुआ है, तो ये वाला स्ट्रिंग पर जो टेंशन आएगा ये बिल्कुल इससे अलग होगा। इसलिए मैंने इसका नाम ले लिया T1, इसका नाम ले लिया T2, राइट। जब तक तुम्हारा स्ट्रिंग चेंज होता रहेगा तब तक तुम्हारा टेंशन भी चेंज होता है। करना क्या है तुम्हें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जाओ, वहां से दूर एक एरो मार्क बनाओ और बस टेंशन का नाम दे, काम करो।
ओके, नेक्स्ट। चलो टेंशन का इतना ही इंफॉर्मेशन, दूसरा वाला देखते हैं थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ये भी तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर आता है, इसको थोड़ा देखो। मान लो कोई एक ऐसा सरफेस है, ये वाला जो चीज है ना, ये सरफेस, और इसके ऊपर एक मास है, और तुम्हें पता है अर्थ इसे mg वेट से खींच रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है वो थोड़ा देखते हैं। जब भी कोई दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, तो यहां मैं लिख लेता हूं, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, then there will be a normal reaction. ओके, अच्छा चलो मैं उसको थोड़ा ऐसा बोल लेता हूँ, नॉर्मल का मतलब मान के चलो 90 और रिएक्शन जो है वो है फोर्स। ओके, सो रिएक्शन एक फोर्स है और नॉर्मल का मतलब है फिजिक्स में 90। इसका मतलब ये है अगर कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है तो उनके बीच डेफिनेटली एक फोर्स आ जाएगा, और वो फोर्स का नाम है नॉर्मल रिएक्शन। ये कांटेक्ट की वजह से आ जाता है, और उसको हम बोलते हैं कि सरफेस कांटेक्ट फोर्स। तो उसे ड्रॉ करने का मेथड कुछ ऐसा है, जिस सरफेस से लगा हुआ है उस सरफेस से 90 डिग्री निकाल के एक फोर्स बना लो। देखो ये वाला सरफेस, अभी ये बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन हो गया है, तो इससे ये एंगल कंपलसरी 90 डिग्री होना चाहिए। बस ऐसा एक एरो मार्क दे दो और उसका नाम दे दो n। अगर तुम n लिख लोगे तो उसको इंडिकेट करेगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अभी ये बॉडी सरफेस को भी एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये चीज तुम्हें आगे जाके समझ में आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, क्योंकि हमेशा दुनिया की कोई भी फोर्स हो वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, दो दो होके आते हैं वो हमेशा। सो अगर सरफेस ये बॉडी को एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा दे रहा है, तो बॉडी भी सरफेस को इक्वल मैग्नीट्यूड का, मतलब n मैग्नीट्यूड का एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को देगा। और देखो यहां पे भी ये एंगल कंपलसरी 90 डिग्री ही होना चाहिए। ये है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करने का मेथड। कोई भी सरफेस से लगा हुआ है, वो सरफेस को जाओ, वहां से 90 डिग्री बना के लाइन खींच लो, वो लाइन तुम्हारा बन जाएगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, बट इतना ध्यान रखना है तुम्हें कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सरफेस इसको जितना नॉर्मल रिएक्शन देगा, बॉडी भी सरफेस को उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगा। बाकी कौन सा चीज हम यूज करने वाले हैं वो अभी आएगा नेक्स्ट टॉपिक। बस अभी तुम ड्रॉ करने पे ध्यान दो, कैसे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किया जाए। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कमन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दो तीन उसका एग्जांपल करेंगे कैसे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किया जाता है। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो तीन मास दिया गया है तुम्हें, अब ये तीनों मास का हमें नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है, दो दो पेयर में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये वाला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर।
सो ड्रॉ करने का मेथड क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस में जाओ, वहां से 90 डिग्री बना के एक लाइन खींचो। अच्छा यहाँ पे आओ, ये है बॉडी, ये है सरफेस, तो सरफेस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा 90 डिग्री में। अच्छा बीच में से नहीं क्यों खींचा, क्योंकि सरफेस बॉडी को दे रहा है, शुरू से नहीं खींचना है तुम्हें। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अच्छा बॉडी भी सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा और अपोजिट डायरेक्शन में देगा, और थोड़ा इसको अच्छा बना, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो बराबर है, एन एन, डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों डिफरेंट बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। चलो यहाँ पे आओ, देखो बॉडी सरफेस को कैसा लगा हुआ है, सरफेस बॉडी को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, उसका नाम कुछ ले लो N1। सिमिलरली ये बॉडी सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब ये भी होगा N1। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो बॉडी सरफेस को कैसा लगा हुआ है, ऐसे। अभी यहां से 90 डिग्री मत कर लेना, जो सरफेस से लगा हुआ है उस सरफेस को 90 डिग्री करना, मतलब ये सरफेस बॉडी को 90 डिग्री में एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, इसका नाम ले लो N2। देखो क्या ये एंगल अभी 90 डिग्री दिख रहा है, बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री है, तो ये वाला इंक्लाइन सरफेस से तुम्हें 90 डिग्री बनाना है। सो ये बन गया तुम्हारा N2, ये सरफेस बॉडी को दे रहा है, अभी बॉडी वापस सरफेस को देगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, देखो यहाँ पे क्लियरली हर एक पेयर में तुम्हें दिख रहा होगा कि हर एक पेयर में डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट ये जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है ना वो सबका सेम है। ओके, चलो कुछ और मजेदार प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा थोड़ा देखते हैं कैसे नॉर्मल रिएक्शन बना जाए। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो देखो अभी मेरे पास दो क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है कि ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ओके चलो शुरू करते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन में आओ, तुम्हें देखना क्या है, कौन सा सरफेस टच कर रहा है आपस में, राइट। तो देखो ये जो वाला स्फीयर है इसका ये पोर्शन ये सरफेस को टच कर रहा है, देखो इतना सा, राइट। तो सरफेस अभी ये बॉल को एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो क्या मैं उसको ऐसा नाम दे सकता हूं, देखो ये सरफेस से 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तुम्हारा। वापस ये बॉल सरफेस को एक देगा 90 डिग्री, मतलब ये एंगल भी तुम्हारा 90 डिग्री होना चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, राइट। और ध्यान से देखो ये स्फीयर का ये वाला साइड भी इससे लगा हुआ है, तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन होना वापस 90 डिग्री, इसका नाम दे दो कुछ N2। वापस ये सरफेस, ये वाला जो स्फीयर का सरफेस है, ये सरफेस को पलट के लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, उसको नाम दो। वापस यहां पे आओ, देखो ये सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसा, इसको नाम दे दो N1। सिमिलरली ये सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, इसका नाम दे दो N2। ये वापस पलट के इसको एक लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन N2। और ये दोनों देखो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सरफेस से एक ये इसके ऊपर एक लगाएगा, इसका नाम दे दो कुछ N3, और ये पलट के इसको एक लगाएगा N3। बस तुम्हें करना क्या है, कहां कहां सरफेस किसको टच कर रहा है वहां पे जाना है,
90 डिग्री लेके एक लाइन ही खींचना है। ओके, दैट इज व्हाट योर नॉर्मल रिएक्शन। सो नोट इट, नोट कर लो ये। हो गया, चलो अभी देखेंगे रूल टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। शायद तुमने एक चीज ध्यान नहीं दे रहा होगा कि अभी तक हम न्यूटन से फर्स्ट लॉ डिस्कस ही नहीं किए। इससे पहले बहुत सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं। ये इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब चीज डायरेक्ट जाके तुम्हारा एप्लीकेबल होगा जब न्यूटन लॉ शुरू हो जाएगा, राइट। सो न्यूटन के 3 लॉ शुरू होने से पहले ये सब जानना कंपलसरी है, तभी जाके उस लॉ के प्रॉब्लम्स को तुम लोग डील कर सकते हो, राइट। इसीलिए हम पहले टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन डिस्कशन करते हैं, और फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स जो बचा वो तीनों लॉ खत्म होने के बाद वो वापस से डिस्कशन करते हैं, राइट। सो उससे पहले चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये फ्री बॉडी डायग्राम चीज होता है क्या। एक्चुअली इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो कि तुम्हें थोड़ा याद रखना है। वी विल ओनली कंसीडर पॉइंट मास। इसका मतलब क्या बन रहा है, चलो कोई एक प्रॉब्लम दे दिया तुम कि कोई एक गाड़ी है, एक ट्रक है जो कि इतना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में जा रहा है, उसका वगैरह वगैरह काट दिया और उसका टाइम पीरियड कुछ निकालो, ऐसा तुम्हें क्वेश्चन कोई दे दिया। तो थोड़ी ना हम ड्राइंग में ट्रक बनाएंगे, वो तो नहीं बना सकते ना। तो ट्रक की बजाय हम क्या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, और उसको ही बोला जाता है पॉइंट। कोई भी बड़ा मास दिया गया हो क्वेश्चन में, उसके बदले हम एक पॉइंट रिप्लेस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, इसलिए बोलते हैं कि वी विल ओनली कंसीडर पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द फोर्सेस which acting on body will be considered। इसका मतलब क्या बन रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने नॉर्मल रिएक्शन देखा और तुमने ये देखा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पेयर में आता है। सरफेस बॉडी को एक नॉर्मल रिएक्शन देता है, बॉडी वापस पलट के सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन देता है। तो ये दोनों पेयर में से हमें कौन सा फोर्स चूज करना है, हमें वही फोर्स चूज करना है जो कि बॉडी के ऊपर लग रहा है। मतलब जो मास है, बॉडी मतलब मास, राइट। तो बॉडी के ऊपर और मास के ऊपर वाले में जो फोर्स लग रहा है वही वाले फोर्स को हमें कंसीडर में लेना है, मतलब प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। जो दूसरा वाला बॉडी वापस पलट के सरफेस को लगाता है वो वाला हमें कंसीडर नहीं करना है, राइट। ये दो पॉइंट थोड़ा याद रखो, फिर हम देखेंगे उसका मैं मेथड भी बता दूंगा कि कैसे ड्रॉ किया जाए। और कुछ चीजें जो कि पहले मैं बता दिया हूँ, फिर भी और एक लाइन लिखो यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, पुल्ली हो गया, ये सब चीज ना हमारे सिलेबस में मास वैसे हैं ज्यादातर केस, मतलब मैक्सिमम टाइम 99% टाइम हमें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें हमारा स्ट्रिंग और पुल्ली दोनों ही मास बेस्ड होंगे। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखना। चलो थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ड्राइंग करते हैं।
ओके, देखो कार है, ये कुछ 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में जा रहा है, मान लो इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना है, तो डेफिनेटली कार है, तो ये तो एक रोड पे चल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। चलो कार तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, उसकी वजह से एक पॉइंट बनाएंगे और ये पॉइंट को ही मान लेंगे हम कार, इसको बोला जाता है पॉइंट मास। अच्छा, ये कार का कुछ मास होगा और अर्थ उसे खींच रहा होगा mg फोर्स से, तो ये पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करो mg, राइट, और कार रोड को टच कर रहा है ना, तो ये रोड कार को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। ओके, चलो ये बन गया तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम। बस बहुत सा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ मास का पॉइंट लेना है और क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है लाइन के तौर पर तुम्हें खींचना है, बस काम खत्म तुम्हारा। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे एक मास है m, कोई आदमी उसे एक्सटर्नल फोर्स देके यहां पे खींच रहा है, राइट। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाऊंगा, देखो ये बॉक्स को तुम्हें नहीं बनाना है, उसके बदले एक पॉइंट बनाना है। अब ये पॉइंट को अर्थ खींच रहा है mg फोर्स से, सो डेफिनेटली ये सरफेस बॉडी को एक नॉर्मल रिएक्शन देना है ऊपर, ओके। और तीसरा वाला फोर्स कोई एक आदमी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, राइट। सो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, तुम करते जाओ, सवाल पे सवाल करते जाओ, ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक करेंगे। ओके, अभी देखो इसको अर्थ खींच रहा होगा mg फोर्स से। अच्छा, ये वाला मास ये सरफेस को लगा हुआ है, तो यहां से 90 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन में, राइट। और यहां पे एक धागा देखो लगा हुआ है स्ट्रिंग, तो इसमें भी तुम्हारा टेंशन आ जाएगा, राइट। तो देखो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मास को ले लो पॉइंट मास, नीचे है mg, राइट। और ये जो मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल से है, बाद में देखेंगे हम। सो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा कुछ थीटा एंगल में है, राइट, और एक धागा जुड़ा हुआ है और इसमें टेंशन आ गया है, ठीक। और एक चीज यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, लेकिन अभी हम फ्रिक्शन को थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम फ्रिक्शन पढ़े नहीं हैं अभी तक, ओके। नहीं तो और एक फोर्स फ्रिक्शन भी आ जाता है यहाँ पे। तो एक्चुअली होता क्या है ना फ्री बॉडी डायग्राम में, एक मास के ऊपर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं वो सब हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही सिंगल डायग्राम है। तुम कुछ इसको इससे बोल सकते हो, सिंगल बॉडी फोर्स डायग्राम, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। मतलब एक बॉडी पे कुल मिला के कितने सारे फोर्स लग रहे हैं एक ही डायग्राम में तुम्हें दिखाना है। और इसका ये फायदा है कि जो न्यूटन्स का 3 लॉ है वो सब यूज करके, अगर मान लो 4 फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स से कोई 3 फोर्स तुम्हें पता है और एक फोर्स नहीं पता है, तो जो न्यूटन के 3 लॉज है वो 3 लॉ को बेस करके तुम वो अननोन फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए बहुत सारा फॉर्मूलाज वगैरह भी है हमारा, लाइक इक्विलिब्रियम लॉ, रिजोल्यूशन लॉ, ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता यूज करेंगे और अननोन फोर्स का वैल्यू भी हम निकालेंगे। इसकी वजह से ये फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, नोट कर लो इसे। ओके, सो यहां से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास।